नमस्कार, मैं पूनम प्रजापति एवीएम स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आज हम जैसे पहले कंटिन्यू क्लासेस पढ़ ही रहे हैं ऑनलाइन, वैसे ही आज अपन अगला टॉपिक जो अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी का लेंगे। उसमें अपन कर रहे थे कि अपन ने त्रुटियां पढ़ी थी और त्रुटियों से पहले अपन ने कुछ संतुलन क्षमता वगैरह न्यूमेरिकल टाइप्स भी निकाले थे। अब जो त्रुटियां थी उसका चार्ट जो है वो भी डिस्कस किया गया था। अब चार्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पीछे जाते हुए अपन एक बार वापस देखेंगे कि त्रुटियां क्या है, कैसे अपन उसको रीड करते हैं, कैसे इसको समझा जा सकता है, तो वही अपन चलते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जैसे कि कोई भी अपने पास क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल में क्या है कि क्रिस्टल जब भी आप पढ़ते हैं तो क्रिस्टल्स में कुछ अशुद्धियां जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि हर क्रिस्टल परफेक्ट होता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें कई त्रुटियां अपने को मिल जाती है। तो त्रुटियां कैसी होती है, तो सबसे पहले त्रुटियों की जब बात की जाती है तो त्रुटियों में दो सीक्वेंस बताए गए हैं। आपको बताया गया है बिंदु दोष यानी बिंदु त्रुटि, और बताया गया है अपने पास रेखीय दोष। अब दोनों में क्या फर्क है, ये वैसे तो चार्ट में समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कशन करना जरूरी है। तो बिंदु दोष क्या होता है? बिंदु दोष का मतलब होता है, बेटा देखो, जैसे अपने पास एक क्रिस्टल अरेंज किया गया है, ये आपका एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में अपने पास अवयवी कण इस तरह से अरेंज किए गए हैं। ये अवयवी कण है A माइनस B प्लस A माइनस B प्लस, ठीक है। ऐसे ही वापस B प्लस A माइनस B प्लस A माइनस, ये आपका इस तरह से एक अरेंजमेंट शो किया जा रहा है। ये जनरल एक अपने पास अरेंजमेंट है, जिससे अपन ये देख सकते हैं कि क्रिस्टल किस तरह से अरेंज की जाती है। तो आपने देखा कि ये क्रिस्टल है, आपको ये इस तरह से अरेंज किया गया है। अब इस क्रिस्टल में यदि कोई भी अवयवी कण यहाँ से अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो वहां पर एक बिंदु यानी कि रिक्त स्थान रह जाता है। इसे अपन रिक्तिका भी कह सकते हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार की कौन सा दोष बोल सकते हैं, आपसे बिंदु दोष बोल सकते हैं। वही अपन चले कि रेखीय दोष। तो अपन देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अवयवी कण जिनकी बात अपन करते हैं, वो अवयवी कण जो है वो बिल्कुल इस तरह से एक पंक्ति में विन्यासित होते हैं, एक रेखा में विन्यासित है। यदि ये अवयवी कण यहाँ से निकल जाते हैं तो यानी कि यहाँ की रेखा टूट जाती है, इसका मतलब इस तरह से आ जाते हैं। तो इनमें क्या हो गया, रेखिक जो क्रम था वो क्या हो गया, अनियमित हो गया। इसलिए इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं आप, रेखीय दोष कहते हैं। तो ये दो प्रकार के दोष हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, एक तो जाता है बिंदु दोष और एक हो जाता है आपका रेखीय दोष। अब अपन बात करते हैं बिंदु दोष और रेखीय दोष के बारे में, आगे चलते हैं, थोड़ा डिस्कशन देते हैं। तो अपन बात करते हैं कि बिंदु दोष जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। बिंदु दोष 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला दोष कौन सा है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, मितीय भी बोलते हैं बेटा, मितीय दोष, ठीक है। अब ये दोष क्या है, स्टाइकियोमेट्रिय दोष में क्या होता है कि जब भी आप इसके अंदर बात करेंगे तो इसके अंदर जो है वो आकृतियां जो है वो कोई बदलती नहीं है, यानी कि जैसा क्रिस्टल का स्वरूप होता है, स्वरूप बिल्कुल वैसा ही होता है। इंटरनली जो अवयवी कण होते हैं उनमें थोड़ी बहुत चेंज आती है, यानी कि वो अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, या फिर कोई भी अरेंजमेंट आपने जो किया है उसके अंदर क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनली चेंज, तो बाहर से कोई चेंज दिखाई नहीं देता। इसलिए अपन कहते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक जब भी आप बात करेंगे तो नो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर में, संरचनाओं में कोई चेंज होता नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि दूसरी बात, स्टाइकियोमेट्रिक, अब आएगा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, मितीय दोष, ठीक है। अब ये क्या है, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, यानी कि अवयवी कण जब अरेंज किए गए हैं क्रिस्टल में तो उसके अंदर चेंज होने के बाद उसके अंदर जो भी त्रुटियां होती है, यानी कोई अवयवी कण चला गया है तो उसके अंदर क्या होता है, अवयवी कणों में कमी या फिर वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, उनकी संरचनाएं बदल जाती है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इनकी जो
दोष मतलब क्या कि कोई भी आपके पास यदि क्रिस्टल अरेंज किया गया है, आपके पास है, तो वो क्रिस्टल जो है उसके अंदर कोई भी, जैसे ए बी अरेंजमेंट है ना, इसके अंदर सी आ गया, तो ये क्या होगी, इसके अंदर अशुद्धि के आ जाने से क्रिस्टल में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार की अशुद्धि को क्या बोलेंगे हम, अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, आगे बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में बात करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष में क्या है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है, थोड़ा सा अपन इसको ऊपर लिख लेते हैं ताकि थोड़ा जो स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे उसको क्लियरिफाई कर सके। अपन डायग्राम से जितना भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको जितना डायग्राम से अपन याद करेंगे उतना अच्छे समझ में आ जाता है। तो अपन बात करेंगे, अब अपने पास है जो बात कर रहे हैं किसकी, स्टोइकियोमेट्रिक दोष की। तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष, स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष जिसमें मैंने बताया कि इनमें कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता। अब ये दोष कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये दोष जो है आपको 4 प्रकार के बताए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान करेंगे इन चीजों में। पहला है आपका रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। दूसरा है आपका अंतरकाशीय दोष, अंतरकाशीय दोष, ठीक है। फिर है आपका फ्रैंकल दोष, दोष। उसके बाद है आपका शॉटकी दोष। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो दो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्तिका दोष। नाम से जैसे स्पष्ट है कि रिक्तिका दोष मतलब क्या, तो जहां पर कोई भी अरेंजमेंट आप देखेंगे, तो क्रिस्टल का अरेंजमेंट मैं यहाँ शो कर रही हूँ ताकि आपको पता चले, ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल में अपन रिक्तिका दोष को कनेक्ट करेंगे शॉटकी दोष से, यानी कि रिक्तिका दोष की किसके नाम से भी जाना जा सकता है, शॉटकी, यानी बिल्कुल रिक्तिका दोष बिल्कुल शॉटकी दोष दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इनको एकदम सेम सिमिलर बात है, इनको कहने का तरीका सेम है, बस नाम में ही फर्क है। इसलिए रिक्तिका नाम आते तो बच्चा तुरंत क्लिक कर जाता है कि द लायन चला गया वहां पर रिक्तिका, पर शॉटकी नाम आते बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को ध्यान रखना है कि रिक्तिका दोष मतलब क्या, जैसे a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस बी माइनस a प्लस, एक अरेंजमेंट है, जनरल अरेंजमेंट दिखाया गया है, इससे अपने को आइडिया लग जाए कि ये क्या कहना चाहता है। अब यहां से ये b जो है वो क्या होता है, बाहर चला जाता है। अगर ऋणायन बाहर गया है तो उतनी ही संख्या में धनायन भी बाहर निकल जाता है और वहां पर क्या बन जाती है, रिक्तिकाएं बन जाती है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष या फिर शॉटकी दोष। एक बात और बताओ, जहां पर रिक्तिकाएं बनती है तो रिक्तिकाएं अभिविकर्ण कम हो चुके हैं, तो अभिविकर्ण कम हो गए तो इनके घनत्व में फर्क आएगा, अर्थात इनका घनत्व यानी द्रव्यमान कम हो गया ना, 2 अभिविकर्ण यदि बाहर निकल गए तो घनत्व में क्या आती है, कमी आ जाती है। अर्थात रिक्तिका या शॉटकी की बात करें तो इनके घनत्व में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, समझ में आ गया है। इसीलिए अपन कहते हैं कि रिक्तिका और जहां शॉटकी दोष की बात की जाती है वहां पर थोड़ा सा अपन ध्यान करेंगे कि इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए कि किस तरह से इनका दोष उत्पन्न होता है। वही अंतरकाशीय और फ्रैंकल दोष दोनों सेम है बेटा। अंतरकाशीय नाम से तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है, तो फ्रैंकल दोष और फ्रैंकल से समझ में नहीं आता, तो आपको दिमाग में रखना है अंतरकाशीय। एग्जाम में फ्रैंकल दोष तो एग्जाम में बिल्कुल वही है, अंतरकाशीय दोष को भी आप किससे, फ्रैंकल दोष सेम है, सेम लैंग्वेज है, आप उसको भी इसी परिवार सेम उसके अंदर लिख के आ सकते हैं, बस हेडिंग चेंज हो जाएगा। अंतरकाशीय की जगह आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैंकल दोष लिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अंतरकाशीय, तो अपन देखते हैं कि ये अभिविकर्ण है आपके, आप ऐसा भी अरेंजमेंट इसका शो कर सकते हैं, ये अभिविकर्ण के बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है, ये इस प्रकार की नहीं चाहिए। तो अपन देखते हैं कि जहां पर कोई अभिविकर्ण इस तरह से अरेंज है, a प्लस बी माइनस, ये अपने पास अरेंजमेंट शो किया गया है, तो आप देखेंगे कि अंतरकाशीय
कि कोई भी धनायन या कोई भी ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर कहां पहुंच जाता है बेटा? अंतरकाशी, यानी कि बीच के स्पेस जो होते हैं अवयवी कणों के बीच में से स्पेस दिख रहे हैं ना, ये स्पेस के अंदर कोई भी अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर आ जाता है। तो इस प्रकार केवल और केवल अवयवी कण ही तो आया, अवयवी कण आया तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो इसके अंदर इसके घनत्व में भी कोई परिवर्तन है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसके अंदर? अंतरकाशीय दोष और फ्रैंकल, ये दोनों एक ही बात है, ध्यान करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ठोसों में फ्रैंकल दोष से आप क्या समझते हैं या फ्रैंकल दोष से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखेंगे कि जब कोई अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्तर में पहुंच जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष या अंतरकाशीय दोष कहलाता है। ये आपका हो गया स्टोइकियोमेट्रिक दोष का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर अपन ने देखा कि आकृतियों में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ घनत्व में कमी आ रही है, चेंज घनत्व में है ना कि उसकी संरचना में। तो थोड़ा ध्यान करेंगे कि संरचनाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा है, केवल और केवल उसके घनत्व में, द्रव्यमान में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। अब आगे चलते हैं, अपन थोड़ा सा आगे एक्सप्लेनेशन देते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में। ये क्या है? वैसे तो चार्ट के अकॉर्डिंग अपन समझे तो वहां बहुत ही अच्छा समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, इसमें क्या होता है? आकृतियों में क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। ध्यान करेंगे क्योंकि मैं समझाई इस तरीके से रही हूँ कि आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकें और उसके बाद में उसको उसी तरीके से रीड कर सकें, लर्न कर सकें। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा, अपन देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। इसमें दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं, धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। पहला है धातु अधिक्य दोष, धातु अधिक्य दोष, दूसरा है धातु न्यूनता दोष। तो ध्यान करेंगे क्या मतलब है? धातु अधिक्य, धातु न्यूनता दोष में धनायन में अधिकता, ऋणायन में अधिकता, ऋणायन में अधिकता। ठीक है, आगे चलते धातु न्यूनता में भी सिमिलर, धातु धनायन में कमी, ऋणायन में कमी। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, धातु अधिक्य मतलब अंतरकाशीय दोष है, धातु न्यूनता मतलब रिक्तिका का किसान। ठीक है, पर इसमें रिक्तिका बनती नहीं है, वैसा ही है। धातु अधिक्य दोष का मतलब अंतरकाशीय दोष, अर्थात यदि आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल यदि अरेंज किया गया, कोई भी क्रिस्टल को आपने इस तरह से अरेंज किया है, तो आप देखेंगे कि वहां पर अपने पास ये ही ए बी ए फिर बी ए बी है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इनमें क्या है कि धनायन में रहते हैं, यानी कि यदि कोई भी धनायन, अतिरिक्त धनायन कहां पर आ जाता है? किसी अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है, अतिरिक्त धनायन, तो उस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कहां आ जाता है बेटा? अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है। इस प्रकार के दोषों को क्या कहते हैं? धनायन अधिकता या अधिक दोष, धनायन अधिक्य दोष। समझ में आ गई होगी बात कि धनायन अधिक्य दोष क्या है?
धनायन में अधिकता मतलब धनायन अधिक के दोष क्या होता है कि जब भी कोई क्रिस्टल देखते हैं तो क्रिस्टल में यदि बाहर से कोई धनायन में वृद्धि हो गई है, यानी कोई धनायन अंतरकाशीय स्थल में आ गया है, तो वहीं पर उसी के अगले अंतरकाशीय स्थल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, आ जाता है, जिससे कि वो अवयवीकरण जो है, वो जो क्रिस्टल जो है आपका, वो बिल्कुल उदासीन हो जाता है। इसकी उदासीनता के बनाए रखने के लिए ये, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर में तो क्या आ जाती है, परिवर्तन, क्योंकि धनायन बढ़ गए तो स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाता है। आगे चलते हैं ऋणायन में अधिकता। तो ऋणायन में अधिकता मतलब इन अंतरकाशीय स्थलों में क्या आ जाएगी, क्या आ जाता है, कोई ऋणायन बाहर से आ जाता है, बाहर से ऋणायन आ जाता है। तो ऋणायन यदि बाहर से आ गया है तो अगले ही जो आपका रिक्त स्थान अंतरकाशीय स्थल है, इसके अंदर या फिर कोई भी धनायन जो है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ, वापस सुनेंगे। जब भी कोई ऋणायन में अधिकता होती है, तो जब कोई ऋणायन अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है तो उस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए दूसरा कोई भी धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। नॉन स्टाइकोमीटिक दोष जितने भी हैं वो सभी क्रिस्टल में उपस्थित जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी धातुएं हैं, वो सब तभी ये दोष प्रदर्शित कर सकती हैं जब उनके अंदर क्या पाए जाए, ऐसे धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वे धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, उनके अंदर कौन से दोष पाए जाते हैं, नॉन स्टाइकियोमीतीय दोष, जिसके अंदर धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष, धातु अधिक्य में धनायन की अधिकता, ऋणायन की अधिकता, धनायन और ऋणायन की अधिकता अंतरकाशीय स्थलों के कारण होती है। अब न्यूनता की बात अपन करेंगे। तो ये हो गया आपका धातु अधिक्य दोष। अब आता है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष की यदि अपन बात करें तो धातु न्यूनता दोष में अपन देखते हैं कि धातु के अंदर कमी आ सकती है, यानी कि धनायन में कमी, सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कि यदि कोई भी क्रिस्टल आप देखेंगे तो उस क्रिस्टल के अंदर यदि कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है तो उस दौरान यदि कोई भी अपन बात करें क्रिस्टल की, तो यदि वो अपना स्थान छोड़कर निकल जाता है तो वहां पर क्या जाती है, धनायन में कमी आ जाती है। धनायन में जब कमी आ जाती है तो इस धनायन की कमी को दूर करने के लिए भी दूसरा धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, जहां पर ये दोष उत्पन्न होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये धनायन में जो कमी हुई है तो धनायन अपने स्थान को छोड़कर निकल जाएगा, तो यहाँ पर रिक्तिका बन जाती है। ये रिक्तिका, इसलिए इन दोषों को क्या बोला, रिक्तिका दोष जैसा बोला। दूसरा धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। आगे चलते हैं, जो अगला है आपके पास, यदि ऋणायन में कमी, ऋणायन में कमी। अब अपन देखें कि यदि कोई क्रिस्टल के अंदर, किसी क्रिस्टल के अंदर आप देखेंगे तो क्रिस्टल में उपस्थित जो अवयवी कण है उसमें ऋणायन अपना स्थान छोड़कर यदि निकल जाता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ऋणायन तो निकल गया, वहां तो उसकी कमी हो गई, वहां पर क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसकी जगह, उस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए। तो थोड़ा सा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा मैं वापस आपको यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि ऋणायन की कमी वाला टॉपिक क्या है। क्वेश्चन भी आता है, इसमें एक अलग सा नाम भी दिया गया है, ऋणायन में कमी।
ऋणायन में कमी। तो ऋणायन में कमी जब होती है बेटा, तो ऋणायन की कमी को अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो ऋणायन जो धातु है, अवयवी कण है, वो अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है। जब वो वहां पर बाहर निकल जाता है, जैसे अपन यहाँ बात करें माइनस बी प्लस ए माइनस यहाँ बी प्लस, यहाँ पर भी बी प्लस ए माइनस बी प्लस। तो यहाँ पर यदि कोई ऋणायन, जैसे यही रहा, ये ऋणायन यहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ पर एक केंद्र बन जाता है, सेंटर आ गया। यहाँ पर इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए, इस उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये ए तो बाहर निकल गया, यहाँ पर इस ए की जगह अब क्या आ जाएगा, एक एल विद इलेक्ट्रॉन, जिसे आप एफ सेंटर भी कहते हैं। एफ सेंटर फेयरवेट, ये एफ सेंटर क्या है, फेयरवेट। एफ का नाम क्या है, फेयरवेट। फेयरवेट का मतलब होता है रंगीन, यानी कि जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन की कमी होती है तो वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिन क्रिस्टलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्रिस्टल सदैव कलरफुल दिखाई देते हैं। इसलिए इस प्रकार के दोषों को क्या कहते हैं आप, धातु न्यूनता दोष भी कहा जाता है। जैसे लाइक NaCl है, KCl है, इस प्रकार की अशुद्धियां वहां पर दिखाई देती है। ये हो गए आपके दोष। अब लास्ट बचा है आपका अशुद्धि दोष। थोड़ा सा ध्यान देंगे अशुद्धि दोष के बारे में। अशुद्धि दोष क्या होता है और ये किस प्रकार समझा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान करेंगे अशुद्धि दोष के बारे में। अशुद्धि दोष क्या है, अशुद्धि दोष ये क्या होता है। अशुद्धि दोष जैसे मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ और मैं फिर बोल रही हूँ, अशुद्धि दोष का मतलब होता है कि कोई भी अपने पास क्रिस्टल है, जैसे कि अपने पास ये क्रिस्टल अरेंज किया गया है NaCl का, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस प्रकार का एक क्रिस्टल तैयार किया गया है। यदि आप इसके अंदर स्ट्रोंशियम की अशुद्धि यदि आप डाल देते हैं तो सोडियम यहां से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है, स्ट्रोंशियम। लेकिन सोडियम जो है उसमें +1 चार्ज ही है, इसकी वजह से जबकि स्ट्रोंशियम पर +2 चार्ज है, तो इस क्रिस्टल की जो उदासीनता है उसको बनाए रखने के लिए एक सोडियम और बाहर निकल, एक रिक्तिका शेष रह जाती है, जिसकी वजह से यह धातु चालकता आसानी से प्रदर्शित भी करते हैं। इसलिए अपन इनको कहते हैं अशुद्धि दोष। ये अच्छी चालकता भी प्रदर्शित करते हैं। किसके लिए, स्ट्रोंशियम लाइक स्ट्रोंशियम की जगह आप एल्यूमिनियम भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वहां पर एक की बजाय 2 रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है। ये है आपका अशुद्धि दोष। जो दोष हैं आपके वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, मैंने डिटेल में उनको डिस्क्राइब कर दिया है, विद डायग्राम आपको समझा दिया है। अब आगे एक टॉपिक और है अपना, त्रुटि के साथ ही है अपने पास चालकता, यानी ठोसों के अंदर चालकता। ठोसों में चालकता की बात यदि अपन करें तो ठोसों में चालकता क्या है, तो ठोसों के अंदर चालक ये क्या होता है। ठोसों में यदि चालकता की बात करें तो अपन जनरली पढ़कर आए हैं। चालकता के बारे में यदि आप बात करें तो चालकता जो है आपकी वो 3 तरह की होती है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। यानी चालकता 3 प्रकार की, चालकता को सुचालक भी आप कहते हैं, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड पर एक डायग्राम बना देते हैं। इसके बारे में मैंने चालकता के ऊपर बिल्कुल एरो किया हुआ है। चालकता जो है वो आपकी 3 तरह की बताई गई है, सुचालक, कुचालक और है आपका अर्धचालक। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुचालक। जब भी आप चालकता की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें
कि चालकता क्या है। कभी भी किसी भी धातु की यदि आप बात करें तो धातु के अंदर एक बैंड होता है जिसके अंदर दो भाग होते हैं। बैंड के अंदर एक भाग तो होता है संयोजी बैंड, और वहीं दूसरा होता है चालकता बैंड। ये क्या है? संयोजी बैंड यानी कि संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यदि इन दोनों के बीच कोई स्पेस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दी गई, इस बैंड को थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करके कहाँ पहुंच जाते हैं? चालकता बैंड में पहुंच जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन इन तीनों को समझेंगे। यदि चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच बिल्कुल भी क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल पास में है, तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव ऑन कर जाते हैं? चालकता बैंड में कर जाते हैं। तो चालकता बैंड और यह है आपका संयोजी बैंड। तो इस प्रकार की जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? इसलिए कोश होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं जिनमें चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच में कोई भी दूरी नहीं होती। वहीं कुचालक की बात करें तो कुचालक में क्या होता है? चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। यदि आप उसे ऊर्जा देंगे भी, ताप देंगे भी, तो भी वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जा सकते हैं? किसको पार नहीं कर सकते हैं? इस अवरोध को पार नहीं कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर चालकता बैंड में वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये विद्युत के हमेशा क्या होते हैं? कुचालक। वही बात करें बेटा अर्धचालक की, तो चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच में पर्याप्त अंतर होता है। अर्थात यदि आप ऊर्जा नहीं दे रहे हैं तब तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव नहीं करेगा, लेकिन यदि आपने उनको ऊर्जा दे दी तो आसानी से इस अवरोध को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। इस अवरोध को आसानी से पार कर जाते हैं। इस प्रकार सुचालक, कुचालक और अर्धचालक पाए जाते हैं। तत्वों के अंदर, धातुओं में, क्रिस्टलों में, सब में चालकता का गुण तो पाया जाता है, लेकिन वो डिपेंड किस पर करता है? आपके चालकता बैंड और संयोजी बैंड के बीच के स्पेस पर, कि वो स्पेस कितना है। बहुत कम है सुचालक, थोड़ा कम, बिल्कुल भी नहीं है अच्छे चालक, बहुत ज्यादा है कुचालक, और ना कम ना ज्यादा तो है वो अर्धचालक। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका है वो है अर्धचालक का। सुचालक और कुचालक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अपन अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक नाम से स्पष्ट है, जो बिना टेम्परेचर तो कुचालक होते हैं, लेकिन टेम्परेचर दे दे, ताप दे दे या ऊर्जा दे दे तो विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। तो अपन बात करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में दो प्रकार बताए हैं, शुद्ध, नेज, अर्धचालक। वही है अपद्रवी, अर्धचालक। ठीक है। नेज अर्धचालक का मतलब है वे अर्धचालक जो 0 केल्विन ताप पर तो विद्युत के कुचालक होते हैं। वहीं यदि इनको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया जाए तो वे विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक होते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध प्रकार के, ठीक है, यानी कि इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम है। ये बात आप ध्यान में रखिए। 0 केल्विन पर तो कुचालक, पर थोड़ा सा हीट देने के बाद में विद्युत के क्या हो जाते हैं बेटा? सुचालक हो जाते हैं। अब आते हैं अपन अपद्रव्य, यानी अपद्रव्य मतलब कि अशुद्ध। यदि किसी भी अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो वो किस प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं? अपद्रव्य की बात करें तो दो प्रकार के बताए गए हैं, एन टाइप
चार्ज। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं बेटा? देखो एन मतलब नेगेटिव, एन मतलब नेगेटिव, वहीं पर पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। तो इस प्रकार के जो अपने पास आते हैं कि अपन जब भी बात करते हैं तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो अपने पास जो भी अपन बात करेंगे कि इस प्रकार के जो अपने पास आते हैं क्या एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, इनमें क्या फर्क क्या है ना। तो आप देखेंगे कि एन टाइप में नेगेटिव चार्ज है ना, अपन बात कर सकते हैं, जैसे अपन इसको यू लिख सकते हैं माइनस ई नेगेटिव। ओके, अब अपन बात करें कि एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है। तो अपकरण में हमेशा अपन एक वर्ग लेते हैं, 14वां वर्ग। 14वां वर्ग ये क्या है? 14वें वर्ग के अंदर आप देखेंगे कि अपने पास कार्बन, सिलिकॉन इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उन तत्वों के अंदर एक क्रिस्टल बना हुआ है, तो वो क्रिस्टल जो है आपको ये बताएगा कि इसमें कौन सी अशुद्धि मिली है तो एन टाइप होगा, कौन सी अशुद्धि मिली है तो वो पी टाइप होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पर एन टाइप और पी टाइप में पहला एन है, तो हमेशा एक जो अपने पास क्रिस्टल होगा वो कौन सा होगा? 14वें वर्ग यानी कि सिलिकॉन का क्रिस्टल। ध्यान करेंगे सब बच्चे, एन टाइप, ठीक है, सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लीजिए, ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना दिया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं हर एक सिलिकॉन पर 4 बंध बने हुए हैं, यानी कार्बन कितने बॉन्डेड होता है? 4 बंध बनाता है सिलिकॉन, बराबर है। ओके, अब इस सिलिकॉन के अंदर आपने जैसे 4 बंध बनाए हुए हैं, ये भी 4 बंध बनाए हुए हैं, ये भी 4 बंध बनाए हुए हैं। इस सिलिकॉन में यदि आपने 13वें वर्ग 15वें वर्ग की अशुद्धि है ना, 15वां वर्ग मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस टाइप। यहां पर आपने फॉस्फोरस लिख दिया। नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिनके साथ ये क्या कर सकता है? साझा कर सकता है। तो यहाँ पर 4 तो है, इसके साथ करिए साझा 4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अयुग्मित क्या हो जाता है? शेष रह जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त यानी ऋणायन की संख्या अधिक होने के कारण इस प्रकार के अर्धचालकों को क्या कहा जाता है? एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। इनमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो ये इस प्रकार के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव ऑन करके इनको विद्युत के सुचालक बना देता है। इस प्रकार के चालकों को क्या कहते हैं? एन टाइप के अर्धचालक कहा जाता है। आगे चलते हैं, दूसरा है अपना पी टाइप का अर्धचालक। पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं? अब पी यानी पॉजिटिव चार्ज है ना, पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक वो होते हैं जिसके अंदर अपन देखें कि अपने पास वही सिलिकॉन, हर सिलिकॉन 4 बंध बनाया जाता है, सही है ना। तो ये 4 बंध जब अपन बनाते हैं तो अपन ने इसके अंदर 13वें वर्ग की अशुद्धि डाली। आप ध्यान करेंगे नेगेटिव 15वां वर्ग, पॉजिटिव 13वां वर्ग, और अर्धचालक में जो क्रिस्टल बना हुआ है वो कौन से वर्ग का बना हुआ है? 14वें वर्ग का। आप ऐसे ही इसको अरेंज भी करेंगे। तो पी टाइप में सिलिकॉन रखे हुए हैं, बना दिया। अब इनमें 4 बंध। अब आपको 13वें वर्ग की अशुद्धि लाए तो यहाँ रख दिया बोरॉन। आप सब जानते हैं 11th में अपन बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि बोरॉन जो होता है उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सांझे के लिए तो 4 चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने यहाँ लगा दी, ये तीनों इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक होल बन जाता है, अर्थात पी टाइप की अशुद्धि में एक रिक्त गोला दिखाई देता है जिससे कि सिलिकॉन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। जब आप उसे ऊर्जा या ताप देते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। जब आप टेम्परेचर नहीं देंगे तब तो वो होल है वैसा का वैसा ही। जब आप टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उसे गति करने के लिए जगह मिल जाएगी, इसकी वजह से वो विद्युत के क्या हो जाएंगे? सुचालक हो जाएंगे। इस
प्रकार की अशुद्धियां जो है वो क्रिस्टलों में पाई जाती है। और दूसरी बात कि चालकता में भी अशुद्धियां पाई जाती है। तो ये आपके ठोसों में चालकता का टॉपिक और त्रुटियों का टॉपिक जो डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप सब बेटा इस चार्ट को ऐसे ही उतारेंगे, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया वैसे आप भी लिखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं तो इतना क्लियर नहीं हो पाता, थ्योरी में कुछ चीजें अलग तरीके से डिफाइन की जाती है। तो अपन शॉर्ट नोट अगर अच्छे से पढ़ लें तो फिर उसकी थ्योरी को बुक में पढ़ें तो अपने को समझ में आ जाती है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप ये सब चीजें लिखेंगे, नोट्स में भी उतारेंगे।